हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। लगता है आप लोग 70वीं बीपीएससी की तैयारी में पूरा ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, लेकिन तैयारी कितना हुआ इसे जांचने के लिए प्रैक्टिस टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया ने 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट बनाया जो सब्जेक्ट वाइज है। और आपको भी लगता है कि टेस्ट अगर सब्जेक्ट वाइज दिया जाए तो वह सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर होंगे, तो इसी को ध्यान में रखते हुए एडुटेरिया ने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट बनाया। यह 150 क्वेश्चन का टेस्ट है, 2 आवर। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को देते हैं और हम क्वेश्चन का ब्रीफ डिस्कशन भी करते जाएंगे ताकि वह क्वेश्चन याद हो जाए। अगर आपको वीडियो में मज़ा आए और लगे कि कुछ सीखे हैं इस वीडियो से तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ साथ अपने बीपीएससी एस्पिरेंट या फिर कोई अन्य तैयारी करने वाले स्टूडेंट को शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, तो समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली शासक ने स्वयं को 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अरब, फारस और भारत के साथ होने वाले व्यापार का मालिक घोषित कर दिया था? ये था मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम जो था वह पुर्तगाली शासक था, यानी पुर्तगाली गवर्नर था, जो 16वीं शताब्दी में क्या किया, अरब, फारस और भारत के साथ जो व्यापार हो रहा था कहा कि हम मालिक हैं। बताइए, तो ये भी कोई बात होता है? चलिए अगला देखते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखते हैं आप भारत पर नियंत्रण रखेंगे, और यदि आप ऐसी शक्ति नहीं रखते हैं तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन भारत में पुर्तगाली शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में किनका है? किसने कहा था कि जब तक आप समुद्री प्रभुत्व रखेंगे ना तब तक भारत पर नियंत्रण रहेगा, लेकिन यदि ऐसी शक्ति नहीं है तो आपको समुद्री तट पर किला उपलब्ध नहीं होगा, नहीं मिलेगा आपको। ये प्रसिद्ध कथन है पुर्तगाल के प्रथम गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का। किसका है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि पुर्तगाली कंपनी के प्रथम गवर्नर थे। तो प्रथम थे तो इसलिए सोचे कि भाई प्रभुत्व रखना पड़ेगा ना, शक्ति रखना पड़ेगा तब किला मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पुर्तगाल ने गोवा पर अधिकार स्थापित किया। अब बताइए आप, पुर्तगाल गोवा पर कब अधिकार स्थापित किया था? 1510 में। पुर्तगाल ने अपना पहला दुर्ग कोचीन में स्थापित किया 1503 में। जब पुर्तगाल जो है वास्को डी गामा 1498 में आया, 1502 में फिर आया और 1503 में पुर्तगाल का पहला जो दुर्ग यानी किला कोचीन में स्थापित हुआ। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को पुर्तगाली क्षेत्रों के लिए भारत में गवर्नर बनाया गया। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा कब गवर्नर बना? तो वह बना 1505 में। कब बना? 1505 में। पुर्तगाल ने गोवा को अपनी राजधानी बनाया 1530 में। कब बनाया? 1530 में। गोवा पर कब अधिकार किया? 1510 में। पहला दुर्ग कब बना? 1503 में। अल्मेडा जो है पुर्तगाल के लिए प्रथम गवर्नर कब बना? 1505 में। और गोवा पर राजधानी कब बना? गोवा को अपनी राजधानी कब बनाया? 1530 में। तो ये आपका आंसर हो गया सी 3, 1, 2, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परीक्षा में आप विचार करते रहिएगा, पढ़ी में समय निकल जाता है, इतना बड़ा बड़ा ना क्वेश्चन रहता है। पुर्तगाली ने 1530 ईस्वी में भारत में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। 1530 ईस्वी से। इसमें जो है ना कौन सा कथन सही है ये पकड़ना है। क्या पकड़ना है? कौन सा कथन सही है। तो पुर्तगाली जो है 1530 ईस्वी में अपना मुख्यालय कोचीन से गोवा स्थानांतरित किया। यहाँ पे था ना गोवा, 1530 में गोवा को राजधानी बनाया। ठीक है, तो यह सही है कथन। क्या है? ये कथन आपका सही है। अगला कथन क्या है? 1530 ईस्वी से अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली का वायसराय था? नहीं। 1530 में कौन बना वायसराय? निन्नो दी कुन्हा। कौन बना था? निन्नो दी कुन्हा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क नहीं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? नहीं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को नहीं, ये भी सही है। सॉरी,
अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये सही है, सॉरी हम गलती बोल दिए थे। तो ये आपका 1 नंबर और 3 नंबर सही है, और 2 नंबर जो है 1530 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है नहीं बना था, निन्नो दो कुन्हा बना था। और चौथा कथन भी गलत है। क्या है चौथा कथन? ये आपका तीसरा सही है, पहला सही है। चौथा कथन क्या है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति को अपनाया था। ब्लू वाटर पॉलिसी दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी किसका था? अल्मेडा का था, बहुत प्रसिद्ध है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का ब्लू वाटर पॉलिसी था। तो ये भी कथन गलत है। यानी 1 और 3 किस में है सही? सी में। आंसर आपका सी हो गया। 4 क्वेश्चन हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5वां। डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी? दोस्तों आपको पूछा गया है कि डचों की व्यापारिक संस्था क्या कहलाती थी। तो इसका है VOC, वोक। इसका फुल फॉर्म होता है वेरे भर्सिनिज्ड ओस्टडिंग्स्ट कंपैग्नी। ये डचों की व्यापारिक संस्था का नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम सही क्रम में सजाइए। इसको कालानुक्रम सही क्रम में सजाना है। सबसे पहला क्या है? तीसरा एंग्लो डच युद्ध। दूसरा है बेदरा का युद्ध। अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मैग्ना कार्टा कब मिला? देखिए, तीसरा एंग्लो डच युद्ध 1672 से 74 में हुआ। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ। अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान जो कि मैग्ना कार्टा मिला था 1717 में। इस हिसाब से क्या हो जाएगा आंसर? 1, 3, 2। यानी सबसे पहले तीसरा एंग्लो डच युद्ध हुआ 1672 से 74 में। उसके बाद 1717 में अंग्रेजों का मुगल व्यापारिक मैग्ना कार्टा बना, और 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। ठीक है, तो 1, 3, 2। सबसे पहले 1, फिर 3, फिर 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मजा आ रहा है? थोड़ा सा मिलाने वाला में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, 7वां देखिए। कथन 1 और कथन ए जो है कथन है और आर जो है कारण है। ठीक है, तो उसको सही विकल्प चयन करना है आपको। क्या है पहला कथन क्या है? सर थॉमस रो ब्रिटिश सम्राट का दूत बनकर जहांगीर के दरबार में 1615 में उपस्थित हुआ। जहांगीर के दरबार में कौन आया था? कैप्टन हॉकिंस और थॉमस रो आया था। तो ये सही चीज़ है। थॉमस रो 1615 में आया था। ठीक है, और उससे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था। और नेक्स्ट है, वह मुगल सम्राट जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में सफल रहा। देखिए दोस्तों, थॉमस रो जहांगीर के दरबार में तो आया था, लेकिन वह वाणिज्यिक बहुत सारा सफलता प्राप्त किया, लेकिन वाणिज्यिक संधि करने में असफल हो गया। क्या हो गया? असफल हो गया। तो पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। कथन सही है और कारण उसका गलत है। ये आंसर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस मुगल सम्राट ने 1717 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को शाही फरमान जारी करके विभिन्न व्यापारिक विशेषाधिकार प्रदान किए? आपको हंसी आ रहा होगा, यही घृणित कायर फर्रुख सियार। समझिए कि टर्निंग पॉइंट था भारत के लिए। घृणित कायर जो है फर्रुख सियार, इसको एक बीमारी हो गया था जिसका इलाज जो है सरमन कर दिया, जॉन सरमन ने। अब क्या किया, इसको मैग्ना कार्टा दे दिया, विशेष अधिकार दे दिया, व्यापारिक छूट दे दिया। यही फर्रुख सियार। ठीक है दोस्तों, जानते होगे इसका कहानी। चलिए अगला चलते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो इजी क्वेश्चन है। सबसे लास्ट में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1664 में। 1664 में 1600 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कब पता है? 31 दिसंबर 1600। अगर एक दिन भी लेट हो जाता तो 1601 हो जाता अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और लास्ट में 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उस समय शासक कौन था? लुई 14वां। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। कथन ए जो है इसमें ऐसा रहेगा तो ज़्यादा समय बर्बाद मत कीजिएगा। ए कथन रहता है और आर रहता है कारण। ठीक है, पढ़िए इसको। कथन ए में क्या लिखा हुआ है? सन 1760 ईस्वी का बांडीवास की लड़ाई भारतीय इतिहास की निर्णायक लड़ाई में से एक है। 1760 में जो बांडीवास की लड़ाई थी, सही है कि बांडीवास लड़ाई जो है निर्णायक लड़ाई में से एक है। बांडीवास की लड़ाई ने भारत में फ्रांसीसी कंपनी के भविष्य का अंत कर दिया। भाई 1760 में जो बांडीवास का युद्ध हुआ था अंग्रेज और फ्रांस के बीच में,
सही बात है। इसमें फ्रांसीसी कंपनी का भविष्य ही खत्म हो गया, भारत में उसका कोई भविष्य नहीं रहा। दोस्तों चलिए इसको देखते हैं, इसका ऑप्शन, इसका आंसर ए और आर दोनों सही है। ठीक है, ए और आर दोनों सही, यानी कथन और कारण दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है कि भाई फ्रांसीसी 1760 में जो हुआ था बंदीवास के युद्ध, उसमें क्या हुआ, फ्रांसीसी कंपनी का अंत्य हो गया। अंग्रेज उसको कहा कि बढ़िया बिस्तर समेटो, चल जाओ अपना घरे, बहुत तुम हमसे लड़ाई करता है। फ्रांसीसी लेकिन टक्कर अच्छा दिया था क्या भाई। चलिए आगे चलते हैं। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में मुख्य व्यापारिक केंद्र किस स्थान पर थी। ये भाई कहीं सबसे पहले आया अंग्रेज, क्या आया, ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आया था, डच, डेनिश, ठीक है, ये सब आया था, अंग्रेज, डच, डेनिश, ये सब। सबसे पहले पुर्तगाल आया, फिर अंग्रेज आया, डच, डेनिश। तो ये डेनिश का मुख्य व्यापारिक केंद्र, डेनिश का मुख्य व्यापारिक केंद्र कहाँ था, सेरामपुर बंगाल में। कहाँ पर था, सेरामपुर बंगाल में। श्रीरामपुर का नाम अभी श्री रामपुर हो गया, क्या हो गया, श्री रामपुर। 4-5 कंपनी आया था भारत में, अंग्रेज आया, डच आया, डेनिश आया, है ना। सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाल आया था, अंत में फ्रांसीसी आया था, ये दोनों ध्यान रखिएगा जरूर। और डच का मुख्यालय कहाँ था, श्रीरामपुर, जो कि पहले नाम था श्रीरामपुर बंगाल। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अगला है क्वेश्चन, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी भारत में कहाँ स्थापित की। तो सबको पता है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी स्थापना हुई थी 1664 में। कब हुआ था, 1664 में। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, और 4 साल के बाद 1668 में सूरत में व्यापारिक कोठी स्थापित कर लिया। समझ रहे, अंग्रेज को टक्कर दिया कोई तो यही दिया था, लेकिन बेचारा के करो टक्कर बंदीवास में वास कर दिया बेचारा को 1760 में। निम्नलिखित घटनाक्रम को कालानुक्रम सही रूप में व्यवस्थित करें। सबसे पहला क्या है, वास्को डी गामा की दूसरी यात्रा 1502 में हुआ था, पता होगा आप। 1498 में वास्को डी गामा आया था, और 1502 में दोबारा आया, देखा कि बारे वाह बहुत फायदा हुआ था, बहुत फायदा हुआ था 1498 में जब वो आया था। तो कहा दूसरा बार भी हो आते हैं। उसके बाद क्या है, अंग्रेज व्यापारी मिल्टन हॉल की भारत यात्रा कब हुआ था, 1599 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, ही तो किसी को भी, सबको याद होगा, किसी का गलती नहीं होगा। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुआ था, फ्रांसीसी वाला 1664 में हुआ था, डैनिश 1616 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा, अंग्रेज वाला फ्रांस वाला जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अंग्रेज के 1600 में, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। अब वास्को डी गामा दोबारा आया 1502 में। अंग्रेजी व्यापार मिल्टन हॉल कब आया, 1599 में। तो इसका हो जाएगा आंसर 1, 2, 3, 5, 4, है ना। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। सन 1498 में, सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को भारतीय तट पर पहुंचने में भारतीय मूल के एक व्यक्ति का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। उस मार्गदर्शक का क्या नाम था भाई, उसके लिए तो मार्गदर्शक बना, लेकिन भारत के लिए बन गया काल। वो कहा जानता था कि बाद में होगा भारत का यही बुरा हाल, यही यूरोपीय लोग करेंगे भारत का बुरा हाल। ये बेचारा जमोरिन नहीं जानता था कि यही अंग्रेज, पुर्तगाली सब बन जाएगा भारत के लिए काल। जमोरिन जो शासक था बेचारा खूब स्वागत किया था वास्को डी गामा के। और किसके सहायता से आया, अब्दुल मजीद, जो कि गुजरात का नाविक था। क्या हुआ ना कि वास्को डी गामा चला ऊपर से, फिर केप कोमोरिन, जहाँ पे अभी दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पहुँचा। अब वहाँ खोज रहा है, कहा कि वहाँ तक तो पहले भी पता लगा चुका था पुर्तगाल के ही लोग, तो ये पहुँच गए वहाँ तक। तो फिर पूछ रहा कि वेयर इज इंडिया, इंडिया कहाँ है। तो अब्दुल मजीद उलझ गया था संजोग से, बोला चलो हम तुमको ले चलते हैं इंडिया, और ले जा करके केरल के कालीकट में पहुंचा दिया उसको, जहाँ जमोरिन उसको खूब स्वागत किया, उधर से खूब मसाला दिया, गया यूरोप, खूब फायदा हुआ, गर्दा छुड़ा दिया ये वास्को डी गामा। चलिए आगे देखते हैं। फारस के आक्रमणकारी शासक नादिर शाह ने फरवरी 1739 में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। नादिर शाह कहाँ के था, फारस यानी ईरान का था। फारस को अभी ईरान बोलते हैं ना। तो ये जो था नादिर शाह, वो किस युद्ध में मुगल सेना को पराजित किया था, युद्ध का नाम क्या था। तो युद्ध का नाम था करनाल का युद्ध। क्या नाम था, करनाल के युद्ध। और मुगल शासक कौन था उस समय,
मुहम्मद शाह। मुगल शासक कौन था उस समय? मुहम्मद शाह। दोस्तों मज़ा तो आ रहा होगा। जानते हैं ना, जो धूप में नहाएगा वो लिबास बदलेगा, और जो पसीनों से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। इतिहास बदलेंगे हम लोग बीपीएससी निकाल करके। निम्नलिखित परवर्ती मुगल शासकों के शासनकाल को क्रमानुगत रूप से संयोजित करना है, उचित विकल्प पर उत्तर देना है। ठीक है, विकल्प देख करके। सबसे पहला क्या है? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, रफ़ी उद्दौला, रफ़ी उद दर्जात, अहमद शाह बहादुर। इसको सजाना है। ठीक है, तो जान लीजिए आलमगीर द्वितीय 1759 में, रफ़ी उद्दौला बना जून से सितंबर तक 1719 में, रफ़ी उद दर्जात फरवरी से जून में 1719 में ये भी बना। ठीक है, और अहमद शाह बहादुर 1754 में। तो क्या करना है? मुगल शासकों के कालानुक्रम को, शासन को क्रमानुसार सजाना है। तो देखिए सबसे पहले जो है आपका ये रफ़ी उद दर्जात फरवरी से जून तक रहा 1719 में। उसके बाद रफ़ी उद दौला 1719 में ही, जून से लेकर के इसके बाद जून से सितंबर तक रहा। फिर रहा 1754 में अहमद शाह बहादुर, और 1759 में आलमगीर द्वितीय। यानी CBDA आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को शाह ए बेखबर की उपाधि दी गई थी? हंसी लगेगा ये सब उत्तर मुगल शासक को देख करके। कोई का नाम लंपट मूल, कोई का नाम शाह ए बेखबर, किसी का नाम रंगीला। गजीब हाल है। चलिए, तो शाह ए बेखबर किसको कहा जाता था? प्रथम उत्तर मुगल शासक औरंगजेब के बाद जो बना 1707 से 1712, बहादुर शाह जफर जिसको बोलते हैं, सॉरी बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम जिसका वास्तविक नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह प्रथम जिसका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम था। इसको शाह ए बेखबर क्यों कहते थे? इसको ना राजनीतिक मतलब काम काज में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ठीक है, बेखबर रहता था। बस इसका जो अपना क्या बोलते हैं उसको, वजीर होता है, वही सब अपना काम देखता था। ये अपना बेखबर रहता था, शाह ए बेखबर। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। 18वां, औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो मुगल साम्राज्य का अंत कब हुआ? देखिए दोस्तों 1857 के क्रांति में बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोलते हैं, वह 1857 की क्रांति में भाग लिया था, उसी को सब नेता बना दिया था। जब भारत जो है 1857 क्रांति हार गया, अंग्रेज उस सबको छत बिछत कर दिया, बहुत शोषण किया। तो हारने के बाद क्या हुआ? इसके साथ बहुत बुरा हुआ बेचारे के साथ। बहादुर शाह जफर जो कि बहादुर शाह द्वितीय है, इसको रंगून भेज दिया गया पेंशन पर। और उसके बाद 1858 में, नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया जो है औपचारिक रूप से, मैंने ऑफिशियल रूप से मुगल साम्राज्य का अंत कर दिया। बोला कि अब अंत हो गया, जाओ मुगल साम्राज्य अब नहीं रहेगा, हो गया अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, जाओ तुम ही रहना, बहादुर शाह द्वितीय तुम रहो अंतिम मुगल शासक, उसके बाद कोई मुगल शासक नहीं बनेगा, जाओ काम खत्म। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। कथनवान और कारण, जानिए यहाँ पे ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना है। कथन और कारण में, कथन ए में कथन रहता है, आर में कारण रहता है, विचार करना है। और यहाँ अंतिम में देख लीजिएगा, आधार पर उत्तर देना है। औरंगजेब ने 9वें सिख गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दिया था। हाँ दोस्तों सही बात है, 1675 में ये औरंगजेब जो है गुरु तेग बहादुर को मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, और 5वें सिख गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने, पता ही होगा आपको। और दूसरा क्या है, गुरु तेग बहादुर ने कश्मीरी पंडितों के अधिकारों का समर्थन किया था और इस्लाम धर्म अपनाने से इनकार किया था। बात सही है। गुरु तेग बहादुर जो थे सिखों के 9वें गुरु, वो इस्लाम धर्म मानने से इनकार कर दिया था। ये औरंगजेब कहता था कि तुम इस्लाम धर्म मानो, तुम सिख धर्म छोड़ो। भाई ये गुरुए जब छोड़ देंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? अब इस चक्कर में औरंगजेब इनको फांसी पर लटका दिया, मृत्युदंड दे दिया। बहुत औरंगजेब अति था, क्रूर था। तो एक आंसर दोनों सही हो जाएगा, और कथन ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं। मज़ा आ रहा है ना? चलिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जो है मराठा और अफगानों के बीच 14 फरवरी 1761 को लड़ा गया था।
देखिए दोस्तों, ये पानीपत का युद्ध जो है 1761 तो सबको याद रहता है, लेकिन 14 फरवरी बेल्टाइन डे के दिन, बेल्टाइन डे के दिन पानीपत का तीसरी लड़ाई हुआ था। और बाद क्या कह रहा है, इस लड़ाई में मराठों की ओर से विश्वास राव तथा सदाशिव राव भाऊ सहित लगभग 28,000 मराठे मारे गए। ओहो हो, 28,000 मराठा मारा गया, ये भी बात सही है, यानी दोनों बात सही है। तीसरा क्या कह रहा है, पानीपत की तीसरी लड़ाई ने यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन करेगा। नहीं दोस्तों, इतिहासकार क्या कहते हैं कि पानीपत की तीसरी लड़ाई यह निर्णय कर दिया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा। यह निर्णय नहीं कर पाया कि कौन शासन करेगा, क्योंकि मुगल तो लगभग पस्त ही थे और उधर सबको हरा ही दिया था, टीपू सुल्तान वगैरह को, ठीक है। सिख भी उस अथी में नहीं थे, लेकिन मराठा ऐसा स्थिति में था, वह चाहता तो मतलब भारत पर अगला जो है मुगल का विकल्प बन सकता था, अंग्रेज के पहले एकदम मजबूत शासक बन सकता, लेकिन उसको ठोक ठाक करके ही ठीक कर दिया कौन, अहमद शाह अब्दाली। अच्छा नहीं किया रे अहमद शाह अब्दाली, तुमने मराठा का विकल्प ही खत्म कर दिया, यानी कि ये सिद्ध कर दिया कि अब मराठा भारत का अगला शासक जो है पूरा भारत का शासक नहीं बन पाएगा। यानी 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। यह निर्णय नहीं कर पाया था कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निर्णय कर दिया था कि भारत पर अब कौन शासन नहीं करेगा, मराठा अब नहीं करेगा। अधिकांश लोग तो मतलब कि अधिकांश तो ये सब सिख का नहीं है चांस था, ये टीपू सुल्तान का जो है उसके वंश का भी नहीं है चांस था। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य में रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की? रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने की 18वीं शताब्दी के मध्य में? रोहेल था कहाँ रोहेलखंड? बरेली जो देख रहे हैं ना यूपी के आसपास, वहीं पे था, यूपी के आसपास बरेली, यूपी में बरेली के आसपास ही था। तो वहाँ पे रोहेलखंड राज्य की स्थापना किसने किया था? अली मुहम्मद खान ने। किसने किया था? अली मुहम्मद खान, अली मुहम्मद खान। चलिए, उत्तर मुगल काल में, उत्तर मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता है? कौन सा राज्य है उत्तराधिकारी राज्य की श्रेणी में नहीं आता? देखिए दोस्तों, कई तरह का राज्य था, उत्तराधिकारी राज्य, स्वतंत्र राज्य, और भी बहुत तरह का राज्य था। तो उत्तराधिकारी राज्य किसको कहेंगे? जो मुगल के अधीन था, ठीक है, जो राज्य मुगल के नियंत्रण में था, लेकिन जब देखा कि मुगल कमजोर हुआ तो मुगल से बाहर निकल गया। क्या हुआ? मुगल के नियंत्रण से बाहर निकल गया, उसको बोलते उत्तराधिकारी राज्य। और जो स्वतंत्र हुआ उसको बोलते हैं स्वतंत्र राज्य। तो मैसूर जो उत्तराधिकारी राज्य नहीं था, वह स्वतंत्र राज्य था, जबकि अवध, बंगाल, हैदराबाद, अवध, बंगाल, ये सब उत्तराधिकारी राज्य था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मैसूर। मैसूर का शेर टीपू सुल्तान। चलिए दोस्तों 23वां क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर मुगल कालीन राज्य सूची 2 में क्या है? संस्थापक है। चलिए, तो क्या करना है, अंतिम में एक बार देख लिया जरूर कि सही उत्तर के बोल रहा है गलत उत्तर के, सही उत्तर का बोल रहा है। चलिए, सबसे पहला क्या है? बंगाल। बंगाल की स्थापना कौन किया था? मुर्शिद कुली खां। बंगाल की स्थापना मुर्शिद कुली खां। अवध की स्थापना बोलिए? अवध के शहादत खां। यही शहादत खां जो शहादत ले लिया, शहादत खां की कहानी जानते हैं ना? शहादत खां अवध के नवाब, ये शहादत ले लिया था जब वो आया था ना ही ईरान के नादिर शाह, तो कहा था कि अरे लूट लो मुगल को। यही अंतिम में जब फिर उधर से घूम के आया तो बेचारा डर से अपना आत्महत्या कर लिया था। शहादत खां की याद रखिएगा। अवध में। हैदराबाद, हैदराबाद का क्या है? निजामुल मुल्क। हैदराबाद की स्थापना करने वाला निजामुल मुल्क। मैसूर का हैदर अली, हैदर अली का ही बेटा था टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3, 2, 4, 1, ये आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 4, 1। 23 नंबर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पंजाब के प्रसिद्ध शासक महाराणा रंजीत सिंह का संबंध किस सिख मिसल से था? देखिए, सिख मिसल क्या होता है? छोटा सिख समुदाय होता है। सिख मिसल क्या होता है? छोटा छोटा सिख समुदाय, जो कि 12 सिख समुदाय बना हुआ था उस समय, कुल 12। तो ये जो थे महाराणा रंजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के थे, सुकरचकिया मिसल से था उनका संबंध। मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा कौन थे? देखिए, प्रथम पहले तो राजा था मेन, लेकिन पेशवा बाद में जो है ना, पेशवा बन गया मुख्य, मतलब मेन रूप में आ गया। तो मराठा साम्राज्य के प्रथम पेशवा बने कौन? बालाजी विश्वनाथ। कौन? बालाजी विश्वनाथ। देखिए किस समय? तो शिवाजी के पौत्र जो है साहू जब शासक बने, जब शिवाजी के पौत्र साहू शासक बने, उसी समय बने थे ये बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा।
चलिए, लखनऊ स्थित इमामबाड़ा का निर्माण किसने करवाया? लखनऊ में जो इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा क्या होता है? अरे मुहर्रम मनाने के लिए वो भवन बनवाया लखनऊ में। तो निर्माण किसने कराया ये बताना है आपको। आसफ उद्दौला। किसने कराया? आसफ उद्दौला। राजा मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था? मार्तंड वर्मा का संबंध 18वीं शताब्दी के किस क्षेत्रीय राज्य से था? तो इसका संबंध था त्रावणकोर, जो कि केरल में है। देखिए, हुआ क्या था कि राजा मार्तंड वर्मा जो है, ठीक है, वो उनकी जो सेना थी ना, एकदम आधुनिक प्रशिक्षण दिया सेना को, आधुनिक हथियार दिया, एकदम पश्चिमी प्रशिक्षण। यूरोप तो विकसित था ना उस समय, तो पश्चिमी देश के आधार पर प्रशिक्षण दिया और आधुनिक हथियार दिया, और वहाँ से डच को भगा दिया। किसको भगा दिया? डच को मारपीट करके, भागो यहाँ से, मेरे देश में क्या कर रहा है तुम, भागो। केरल से डच को भगा दिया, और तब मार्तंड वर्मा ने क्षेत्रीय राज्य त्रावणकोर की स्थापना की। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच किस वर्ष अलीनगर की संधि हुई थी? बताइए, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में अलीनगर की संधि किस वर्ष हुआ था? सबसे पहले ये जानिए कि अलीनगर की संधि किसके समय हुई थी? सिराजुद्दौला के समय। जो प्लासी की लड़ाई नहीं हुआ 1757 में, 23 जून 1757 को प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसके ठीक पहले सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में एक संधि हुआ था 1757 में ही, अलीनगर की संधि। बाद में देख ही रहे हैं अंग्रेज क्या किया सिराजुद्दौला का हाल। प्लासी की लड़ाई जीत लिया, इतना सिराजुद्दौला का हाल बुरा कर दिया। चलिए, बंगाल के निम्नलिखित नवाबों का शासन कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्थित कर दीजिए भाई। सबसे पहला है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां सबका पता ही होगा आपको, 1727 तक रहा ये। अलवर्दी खां 1740 से 56, शाह शुजा 1727 से 39, सरफराज खां 1739 से 40। इसको व्यवस्थित करना है तो 1 4 3 2 हो जाएगा। एक यानी कि सबसे पहले 1727 तक मुर्शिद कुली खां रहा, फिर 1727 से 39 शाह शुजा रहा, ठीक है, फिर 40 से 56 अलीवर्दी खां रहा, तीसरा ना सॉरी, सरफराज खां 39 से 40 रहा, अंत में अलीवर्दी खां 1740 से 56। ठीक है, सबसे पहले मुर्शिद कुली खां 1727, 1727 से 39 शाह शुजा, 39 से 40 सरफराज खां, 40 से 56 अलीवर्दी खां। ठीक है, 1 4 3 2। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है आपको। क्या करना है? रिक्त स्थान को भरना है। बंगाल का इतिहास, नवाब से अंग्रेजी को राजनीतिक सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण का इतिहास, मतलब अंग्रेजी सत्ता के पास हस्तांतरित होते गया। ठीक है, बंगाल का इतिहास बताना, जिसमें उसका क्षेत्र जो है बंगाल का अंग्रेजी सत्ता के पास हस्तांतरित होते गया। देखिए दोस्तों, 1757 में हुआ प्लासी का युद्ध, और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। तो सिराजुद्दौला सबसे पहले 1757 में सिराजुद्दौला के साथ हुआ प्लासी का युद्ध, फिर उसको हटा करके मिर्जाफर बना, मिर्जाफर के बाद फिर मीर कासिम बना। तो इसमें जो है ना सत्ता हस्तांतरण होते रहा। तुरंत सिराजुद्दौला, फिर उसको हटा के मिर्जाफर, मिर्जाफर को हटाकर फिर मीर कासिम, 1757 से लेकर 65 तक। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए, प्लासी के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं। ये 23 दिसंबर 1757 को हुआ था। 23 दिसंबर, देखिए कितना बुर्बक बनाता है। अरे 23 जून को न हुआ था, 23 जून 1757 को हुआ था। ये गलत है क्वेश्चन। ठीक है, ये कथन गलत है। यह युद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। ये सही है, क्योंकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। कब? 23 जून 1757 को। इस युद्ध के बाद 24 परगना की जमींदारी भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। हाँ, ये सही है, 24 परगना की जमींदारी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ले लिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। पहला गलत है क्योंकि जून में होगा। चलिए आगे, निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? मुर्शिदाबाद में राजधानी था, बंगाल के मुर्शिदाबाद में, और बिहार के मुंगेर में स्थापित कर दिया था। ये थे बंगाल के नवाब मीर कासिम ने। मीर कासिम ने क्या किया? राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर में स्थापित कर दिया अंग्रेजवा के अथी से। कहा कि मुंगेर में चल जाते हैं, वहाँ पे बंदूक उंदूक कारखाना अथी स्थापित करेंगे और खूब अपनी सेना को मजबूत करेंगे, तब अंग्रेज से लड़ेंगे। अंग्रेजे उसको बैठाया था
सबसे पहले सिराज उद्दौला, फिर मिर्ज़ाफ़र, मिर्ज़ाफ़र को हटाकर फिर मीर कासिम। अब मीर कासिम देखा कि भाई अंग्रेज बहुत परेशान करता है, चलो भाई मुंगेर चलते हैं, बंगाल में रहेंगे तो जीने न देगा ठीक से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बंगाल में द्वैत शासन को स्थापित करने वाले और द्वैत शासन को अंत करने वाले गवर्नर कौन थे, बताइए। द्वैत शासन क्या होता है? वो सत्ता चलाएगा मुगल लोग चाहे कोई दूसरा राजा, और पैसा वसूलेगा अंग्रेज। गजीब है। दीवानी और फौज क्या बोलते हैं उसको, दीवानी अधिकार, पैसा वसूलने का अधिकार, और एक शासकीय शासक का अधिकार होता है ना। चलिए दोस्तों, तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय जो है 1757 में, सॉरी क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव और वारेन हेस्टिंग्स द्वैत शासन जो है, देखिए 1764 में जब बक्सर का युद्ध हुआ तो 1765 में इलाहाबाद की संधि में, कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि, उसमें द्वैत शासन स्थापित हुआ। और जब वारेन हेस्टिंग्स बना गवर्नर तो 1772 में जो है उसको ख़त्म कर दिया द्वैत शासन को। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए दोस्तों, आंग्ल मैसूर युद्ध एक बार देख लेते हैं। 1767 से 69, 1767 से 69 पहला आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था। 1780 से 84 दूसरा, 90 से 92 तीसरा, 99 में चौथा, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। किस निम्नलिखित में से बंगाल के किस गवर्नर जनरल को मार्क्विस की उपाधि दी गई थी? ये उपाधि भी गजीब चीज़ है, सबको उपाधि दे के फुसलाते रहता है अंग्रेज। तो बंगाल के गवर्नर जनरल को कहा कि रुको उपाधि ले लो एगो, तो कहा भाई तो तुम जो है ना ये जो टीपू सुल्तान जो 1799 में आंग्ल मैसूर जो चौथा आंग्ल मैसूर जो 1799 में जो हुआ था उसमें टीपू सुल्तान को हरा दिया था। मैसूर के टीपू सुल्तान को हरा दिया था। ये कौन? लॉर्ड ब्लेजली। तो अंग्रेजवा लोग क्या किया, इसको दिया बंगाल के गवर्नर अंग्रेज जो आर्थर ब्लेजली था उनको मार्क्विस का उपाधि दिया। इस चीज़ का उपाधि मार्क्विस, क्यों? क्योंकि टीपू सुल्तान को 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में हरा दिया था। ठीक है दोस्तों, कहा जाता है कि ट्राई ट्राई अगेन ट्राई। तो अगर आप पिछली बार कुछ नंबर से छूट गए होंगे बीपीएससी में तो इस बार ट्राई कीजिए, सीट भी अच्छा है, ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। और प्रैक्टिस सेट जरूर मारिए, इससे आपको अपना कितना नॉलेज है उसको जांचने में मदद मिलता है। चलिए, टीपू सुल्तान कथन और कारण ये भी है। सबसे पहला क्या है कथन? टीपू सुल्तान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का महान संरक्षक था। देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान को साइंस में बड़ी रुचि थी और फ्रांस से ही कनेक्शन रखता था। कहा जाता है कि रॉकेट तकनीकी का ये सूत्रधार था, रॉकेट तकनीकी का। और दूसरा कारण क्या है? कारण में दिया कि उसे खगोल विज्ञान का गहरी जानकारी थी। नहीं, टीपू सुल्तान खगोलज्ञ थोड़ी था, अरे भाई राजा था तो रॉकेट वॉकेट तकनीकी का ज्ञान इसको था। और फ्रांस से कांटेक्ट में रहता था तो इसको थोड़ा सा मॉडर्न विचारधारा का था। फ्रांस से सैनिक अपना मजबूत करता था फ्रांस की सहायता से, है ना, मॉडर्न हथियार मिले हमको, तो ये रॉकेट वॉकेट का ज्ञान रखता था। तो कहा जाता है कि टीपू सुल्तान क्या रॉकेट तकनीकी का खोज करता, ना कि खगोल विज्ञान। तो दूसरा कारण जो है गलत है, कथन सही है, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर? ये सही है परंतु आर गलत है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश में के सैनिक से मदद ली थी? अभी बताया ना कि फ्रांस से इसका कनेक्शन था टीपू सुल्तान का, और मॉडर्न विचारधारा का आदमी था। अंग्रेज को टक्कर दे सकता था, थोड़ा सा और इसको समय मिलता ना। क्या हुआ कि तीसरा युद्ध में तो बेचारा इनका पप्पा मर गया, चौथा युद्ध में बेचारा खुद मर गए। तो जैकोबिन क्लब जो है उसको श्रीरंगपट्टनम में स्थापित किए थे टीपू सुल्तान। किस लिए भाई? देखिए, फ्रांसीसी क्रांति हुआ था 1789 में, जिसका नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। इसमें लोकतंत्र में आस्था रखने वाला को मतलब प्राथमिकता दिया गया था कि लोकतंत्र में हमें विश्वास है, लोकतंत्र होना चाहिए, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व होना चाहिए। टीपू सुल्तान को भी लोकतंत्र में आस्था थी, तो इसीलिए उन्होंने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापित किया था। किसके सहायता से? फ्रांस की सहायता से।
मराठा तथा सूची 2 में क्या है, संबंधित क्षेत्र है, उसको सुमिलित करना है और सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, सबसे पहला होलकर। देखिए दोस्तों, होलकर, होलकर इंदौर में होलकर था। ठीक है, इंदौर में होलकर था, बड़ौदा में गायकवाड़ था, नागपुर में भोंसले था और सिंधिया था ग्वालियर में। ठीक है, इंदौर में होलकर, बड़ौदा में गायकवाड़, नागपुर में भोंसले और ग्वालियर में सिंधिया। ठीक है, तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 कौन वाला है, ये वाला है। आपका 38 हो गया। 50 क्वेश्चन लगभग करेंगे। चलिए दोस्तों, मज़ा आ रहा है ना, मज़ा आना चाहिए, तभी तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो पढ़ाई लिखाई तो बहुत बोर लगता है। लेकिन आपके अंदर अगर ख्वाब होगा एसडीएम बनने का तो आप ज़रूर पढ़ेंगे। अंग्रेज और मराठा पेशवा के बीच, अंग्रेज और मराठा पेशवा के बीच सलवाई की महत्वपूर्ण संधि किस वर्ष की गई थी? अरे सलवाई की संधि कब हुआ था जी? 1782 में, 1782 में। देखिए, अंग्रेज और पेशवा के बीच में 1775 से 82 युद्ध हुआ और 82 में सलवाई की संधि हुआ। कब हुआ? 82 में। सलवाई से हलवाई याद रखिए, अरे हलवाई लोग राशि थोड़ी देखता है खाना बनाने के लिए। चलिए, मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग कर दिया? मराठा परिसंघ को अंतिम और औपचारिक रूप से कब भंग किया गया, बताइए? 1782 में, 1818 में, 1802 में, 1832 में। 1818 में मराठा परिसंघ को 1818 में अंतिम रूप से भंग कर दिया गया। देखिए, पेशवा ने 1818 में अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। जो मराठा पेशवा थे 1818 में अंग्रेज के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध के बाद। जब चौथा आंग्ल मराठा युद्ध हुआ तो 1818 में पेशवा जो है अंग्रेज से हार करके आत्मसमर्पण कर दिया। और तो अंग्रेज लोग तो जान ही रहे हैं, कह रहा है कि अब खत्म, ये मराठा परिसंघ अब खत्म 1818 में। 1818 याद रखिए ना, मराठा में 1818। 1843 में क्या हुआ? अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? जब अंग्रेज सिंध का विजय किया था तो भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए? देखिए, प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 हुआ, उसी में अंग्रेज जो है सिंध विजय किया था 1839 से 42 में। उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबर्ग। कौन था? एलनबर्ग। इसको अफगानी शेर कहा जाता था। चलिए, रिंग फेंस, रिंग फेंस यानी घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे? घेरे की नीति, घेरा मतलब क्या होता है? देखिए, मान लीजिए घेरा है तो बीच में अगर कुछ है वो करे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आड़ी आड़ी अगर कब्जा हो जाए तो ये घेरा की नीति हो गया ना। बीच में कोई नहीं भी है कब्जा, लेकिन आड़ी आड़ी से कब्जा हो, चारों ओर से घेरा गया, यानी सीमा सुरक्षित हो गया। तो सीमा सुरक्षित हो गया, इसका मतलब क्या है? यही अंग्रेज करता था कि एक बफर क्या करता था, इसका उद्देश्य क्या था? बफर जोन बनाना। ठीक है, जिससे कंपनी की सीमा सुरक्षित हो जाए। तो घेरे की नीति कौन करता था? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर था, गवर्नर जनरल भी बना। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल, ये जो है घेरे की नीति अपनाता था कि चारों तरफ से बफर जोन बनाओ और बीच में कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कंपनी का सीमा सुरक्षित रहे। चलिए, भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसके प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया गया? ये तो सब जानता है, सहायक संधि। लॉर्ड ब्लेजली बहुत सहायक संधि करता था। राजा के पास बोलता अपना इच्छा वाला राजा रखता था, जिसको मन उठा के रख दिया, जिसको मन उन्हें बैठा दिया, जिसको उन्हें नहीं। अगर राजा से, अंग्रेज से अगर रखिएगा मतलब तालमेल, तो आपको उठा के पुण्यकारी हटा देगा, लड़वा देगा। सहायक संधि के जन्मदाता कौन है? लॉर्ड ब्लेजली। सहायक संधि द्वारा तो पूरा भारत में हलचल मचैले था ये लॉर्ड ब्लेजली। या तो डायरेक्ट जीत लो, नहीं तो सहायक संधि कर लो, बस इसी तरह लगभग भारत पर कब्जा कर लिया था। सहायक संधि कर लिया तो वो सेफ रहता था ना, वहाँ पर अपन सेना रख देता, वहाँ के राजा कुछ चलता नहीं था। कहता था कि राजा के तोड़ रक्षा हम करेंगे, बताइए राजा का क्या चलेगा? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि की गई थी, किसके उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम क्या है? लॉर्ड ब्लेजली और सहायक संधि किया था, तो किसके किसके साथ सहायक संधि किया था, उसका क्रम क्या है ये बताना है आपको। देखिए,
हैदराबाद के साथ 1798 से 1800 के बीच में किया था हैदराबाद के साथ। उसके बाद 1799 में मैसूर के साथ सहायक संधि किया था 1799 में। 1801 में अवध के साथ और ग्वालियर के साथ 1804 में, लगातार हो गया 1 2 3 4। 1798 से 1800 के बीच हैदराबाद, 99 में मैसूर, 1801 में अवध, ग्वालियर के 1804 में। ठीक है। आंगल नेपाल युद्ध का अंत किस संधि के द्वारा हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। आंगल नेपाल युद्ध का अंत नेपालो लड़ाई कर रहा था अंग्रेज से। नेपाल जो है ना, सोचा कि अंग्रेजवा उधर देख रहा है, ताले हम कुछ क्षेत्र बढ़ा लेते हैं। यूपी के कोई भाग पर गोरखपुर पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेज कह रहे तुम्हारा इतना हिम्मत। तब 1814 से 16 के बीच में अंग्रेज और नेपाल के बीच युद्ध हुआ। और तब 16 में जो है उधरे है सुगौली, तो सुगौली की संधि हुआ था। क्या हुआ था? सुगौली की संधि। नेपाल ऐसा देश है जो कभी किसी का गुलाम नहीं बना। व्यक्तिगत भारतीय राज्य रियासत तथा सूची 2 में क्या है? वर्ष है। तो उसका क्या करना है? सही उत्तर देना है मिला करके 17। चलिए दोस्तों देखते हैं। 17 जौनपुर लगातार है। देखो 17 1848 में, जौनपुर 1849 में, झांसी 1853 में, नागपुर 1854 में। झांसी याद रखिएगा 1853 में मिला लिया था। 1857 क्रांति में झांसी की रानी भाग ली थी। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाले नागरिक विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलो विचार कर लेते हैं, इनमें क्या दिक्कत है? विचार करने के लिए तो हम लोग बैठे हुए हैं। विचार करा के तो आप लेट करते हैं परीक्षा में। पहला विचार क्या करना है? नागरिक विद्रोह के नेता प्रगतिशील विचार वाले थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जरूर ध्यान दीजिएगा, इनमें नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं लिखा हुआ है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। कौन सा कथन नागरिक विद्रोही की समान विशेषताओं में शामिल नहीं था? तो गलत वाला खोजना है। ठीक है, ना तो काम खराब, सही वाला खोज लीजिएगा, सारा काम खराब हो जाएगा, है ना। तो ये जो है गलत कथन है। नागरिक विद्रोह के नेता जो थे वो प्रगतिशील विचार के नहीं थे, बल्कि क्या थे? अर्ध सामंतवादी दकियानुसी विचार वाले थे, पुराणपंथी थे। तो ये गलत है क्वेश्चन, यानी कि ये गलत क्वेश्चन ही सही हो गया। जो गलत क्वेश्चन तो खोजना था, तो ये सही हो गया। बाद बाकी और दूसरा का दोनों जो है ये सही है, ये गलत क्वेश्चन है। तो गलत ही हमको खोजना है। क्या खोजना है? गलत ही खोजना है। बाद बाकी नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम थे। हाँ, ये सही है कि नागरिक विद्रोह स्थानीय कारणों एवं समस्याओं के परिणाम थे। सभी नागरिक विद्रोह स्थान एवं काल के संदर्भ में अलग होते हुए भी प्रकृति में लगभग एक समान थे। जितना भी नागरिक विद्रोह था स्थान और काल के संदर्भ में अलग अलग था, लेकिन प्रकृति में एक समान था। ये दोनों कथन सही है। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है। और गलत ही हमको खोजना नहीं, केवल एक गलत है। 48वां चलिए, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो सबको पता है, चटर्जी चट्टोपाध्याय याद रखिए। इन्होंने एक प्रसिद्ध बंगला उपन्यास लिखा था आनंद मठ। वो किस नागरिक विद्रोह के बारे में सूचना मिलता है इससे? सबको पता है, सन्यासी विद्रोह। ये भारत का पहला विद्रोह था। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो 1763 से 1820 में हुआ था। 1763 से 1820 में। 1770 में ना बंगाल में भयानक अकाल पड़ा, अंग्रेज कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, तब सन्यासी लोग विद्रोह किया, जिसको सन्यासी विद्रोह बोलते हैं। 1763 से 1820 में, याद रखिएगा, पहला विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाइका विद्रोह हुआ था? पाइका विद्रोह, पाइका क्या होता है जी? तो पायक जो होता है ना, वो परंपरागत सैनिक था। क्या थे? पायक परंपरागत सैनिक थे। तो पाइका विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। ठीक है, बक्सी जंगदेव विद्याधर, बक्सी जो है, ये जो विद्रोह कौन किए थे? बक्सी जंगदेव विद्याधर। ठीक है, आगे चलते। सूरत के नमक विद्रोह की घटना कब हुई थी? सूरत में जो नमक विद्रोह हुआ था उसकी घटना कब हुई थी? यह घटना हुई थी 1844 में। कब हुआ था? 1844 में। क्यों हुआ था जी? अंग्रेज लोग क्या किया ना, समझे, 50 पैसा था पहले नमक पर टैक्स, उसको कहा कि अब 1 रुपया होगा। लगा सूरत में लोग विद्रोह करने, नमक विद्रोह कर दिया, तब जाकर के वापस लिया टैक्स अंग्रेज लोग, कहा कि ना 50 पैसा ठीक है, 1 रुपया नहीं करेंगे। चलिए 2-3 वो क्वेश्चन और है, उसको देख लेते हैं इस पेज का। विद्रोह और उसके सूची 2 में क्या है, उसका वर्ष है, उसको
मिलाना है। बघेरा विद्रोह, बघेरा विद्रोह कब हुआ था जी? बघेरा विद्रोह हुआ था 1818 से 1820 में। बघेरा विद्रोह 1818 से 1820 में। अहोम विद्रोह 1828 में। अहोम विद्रोह 1828 में। पोलीगर विद्रोह, पोलीगर विद्रोह कब हुआ था? 1795 से 1805। और नील विद्रोह, नील विद्रोह हुआ था 1859 से 60। फिर से देख लीजिए, बघेरा वाला है 1818 से 20, बघेरा 1818 से 20, ठीक है। अहोम विद्रोह हुआ था 1828 में। पोलीगर विद्रोह हुआ था 1795 से 1805 में। और नील विद्रोह, ये याद रखिएगा, 1859 से 60 नील विद्रोह। यानी आंसर आपका हो गया 2, 3, 1, 4। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है। बहावी आंदोलन जो कि 1830 से 61 के बीच में हुआ था, उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? बहुत ईजी है क्वेश्चन, पटना में हुआ था। पटना में इसका मुख्य केंद्र था बहावी आंदोलन का। बहावी आंदोलन हुआ क्यों था? यह हुआ था इस्लाम में सुधार लाने के लिए। क्यों हुआ था? इस्लाम में सुधार लाने के लिए। किसने किया था जी? सैयद अहमद बरेलवी ने। सैयद अहमद बरेलवी ने बहावी आंदोलन किया था इस्लाम में सुधार लाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरे विचार कर लेंगे, आप तो मेरा टाइम खाते हैं विचार करवा के। दीवान बेलू थम्पी कौन है? दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह 1808 से 9 में अंग्रेजी इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी में होने वाला महत्वपूर्ण नागरिक विद्रोह था। यह विद्रोह बड़ौदा रियासत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी हस्तक्षेप का परिणाम था। देखिए केवल एक ही है, क्या करना है इसमें? सही कथन चुनना है। दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह जो 1808 से 9 के बीच में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध में था, दीवान बेलू थम्पी का विद्रोह, ठीक है। और यह विद्रोह जो है बड़ौदा रियासत में ईस्ट इंडिया कंपनी के हस्तक्षेप का परिणाम था। नहीं, ये गलत है। अच्छा, ये विद्रोह क्यों हुआ था? देखिए अंग्रेज लोग के तो नीति जान ही रहे हैं। अंग्रेज लोग जो है अपना अथी कभी नहीं छोड़ता था। जिसको वो अथी बनाता था, दीवान बनाता था, रियासी दीवान जिसको बनाता था ना, उसको भी नहीं छोड़ता था ये लोग। त्रावणकोर, ये जो है ना यहाँ के दीवान थे, रियासत त्रावणकोर रियासत के दीवान जो है ना, वहाँ उसको भी परेशान करते थे अंग्रेज लोग, ठीक है। उसके साथ दुर्व्यवहार करते थे एवं गलत नीति जो अपनाते थे, जिसके कारण क्या हुआ कि बेचारा कर्ज में डूब गया, ठीक है। ये लोग कर्ज में डूब गया तो ये दीवान बेलू थम्पी जो है वो दीवान थे। दीवान बेलू थम्पी त्रावणकोर रियासत के दीवान थे। 1808 से 9 के बीच में ये विद्रोह कर दिया अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध। ये तो फिर में हमारा कर्ज हो गया इतना। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो लाइक करके दोस्तों में शेयर कर दें, ताकि उनको भी बीपीएससी परीक्षा देने में आपके जो साथी होंगे आसान हो, क्वेश्चन को गहराई को समझे।